डिजिटल इंडिया इतना मेजर सक्सेस हुआ है कि दूसरी कंट्रीज़ भी अब इसको अडॉप्ट करने लगी हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री अभी फ्रांस के दौरे पे गए थे तो वहाँ पे भी कुछ बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आईफिल टावर पे भी हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके उसको एक्सेस कर सकेंगे। और मतलब इंडिया ने हर फील्ड में बहुत काम किया है। 2014 का आज मुझे वो न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल सामने दिखता है न्यूज़पेपर का, और कहीं पर मुझे दिखता है कि एक एलीट ग्रुप है मेंबर्स का जिसमें यूएसएसआर और चाइना और यूएसए के बड़े बड़े सैटेलाइट और बड़ी बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं और साइंटिस्ट बैठे हैं एक रूम में, और हमारा भारतीय एक फार्मर अपनी एक वो दर्शाया गया कि अपनी वो एक वो गाय को लेकर नॉक कर रहा है और वो पीछे उसकी मौकरी ले रहे हैं कि ये वही देश है, ये क्या आएगा, यहाँ पर मजाक उड़ाया गया। और आज एक इतिहास रचने जा रहा है जब 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3, आप देखिए कितनी खूबसूरती से आज साउथ पोल में जाकर अपनी लैंडिंग करेगा। बचपन में सुनते आए थे कि भारत ऐसा होता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आई थिंक वी आर रिक्लेमिंग आवर पोजीशन बैक ऑन द इंटरनेशनल मैप, ऑन द ग्लोबल मैप। आज काफ़ी वेस्टर्न कंट्री के लोग जो है वो इंडिया में आकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना चाहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि रिवाइज होके आई थी, जो कि काफ़ी सालों तक रिवाइज हुई नहीं थी, उसने बहुत यूथ को एम्पावर किया, नॉट ओनली मॉडर्न चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को हैंडल करने में, बट ऑल्सो एथिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नमस्कार, एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूरा वर्ष, पूरा भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव में रंगता हुआ नजर आ रहा है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। और पिछले कुछ सालों से लगातार भारत ने आशातीत प्रगति की है। भारत आज एक वैश्विक ग्रुप के रूप में पूरे विश्व में अपनी धाक जमा चुका है। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस की अगर बात करें तो आज भारत अपने आप को कहाँ पाता है। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़, आज भारतवासियों के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, ना केवल भारतवासियों के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के वासियों की अगर बात करें तो क्या महत्वाकांक्षाएं, क्या आशाएं खासकर उनकी जुड़ी हुई है आज़ाद भारत से। यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री मानिक बत्रा जी बैठे हैं। आप चेयरमैन हैं एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, उसके अलावा आप डायरेक्टर हैं बत्रा ग्रुप के। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री गौरव गुप्ता जी, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रह चुके हैं, खुद सेक्रेटरी हैं जम्मू क्लब के, और जम्मू की आवाज़ के रूप में आप अपना बात सामने रखते आए हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम रुचि खरे शर्मा जी बैठी हुई हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक डिफरेंट एजेंसीज से आप जुड़ी हुई हैं। आप जम्मू में खासकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास समय समय पर करती आई हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री ऋत्विक महाजन जी, जो यूँ तो ग्रेजुएट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड से, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में युवा भारत की अभिव्यक्ति करते हुए आ रहे हैं और खुद डायरेक्टर यूथ हैं आर्ट ऑफ लिविंग जम्मू चैप्टर के। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मानिक जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा दिन भारतवासियों के लिए, आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसमें हम सब सराबोर हो रहे हैं। सर, जैसे विवेक जी आपने कहा कि ये हमारा 77 इंडिपेंडेंस डे है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये इंडिपेंडेंस डे खास इसलिए बिकॉज G20 प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है। और लोग अब हमारे जो हम लोगों ने पिछले सालों में काम किया है उसकी सराहना भी कर रहे हैं। अगर आप देखें, अगर हम बात करें तो मैं अभी एक इनिशिएटिव है हमारा माननीय प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया की अगर आप बात देखें, पहले लोगों को लगता नहीं था कि इंडिया में यूपीआई का चलन होगा या ऑनलाइन जा पाएंगे लोग पेमेंट्स के ऊपर, बट डिजिटल इंडिया इतना मेजर सक्सेस हुआ है कि दूसरी कंट्रीज़ भी अब इसको अडॉप्ट करने लगी हैं। जैसा आपने देखा होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री अभी फ्रांस के दौरे पे गए थे तो वहाँ पे भी कुछ बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आईफिल टावर पे भी हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके उसका उसको एक्सेस कर सकेंगे। और मतलब इंडिया ने हर फील्ड में बहुत काम किया है पिछले कई सालों में।
अगर मैं कोविड के समय की भी बात करूं तो इंडिया वाज वन ऑफ द बेस्ट मैनेज कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एमएसएमई हो। एमएसएमई हमारा बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, 30 से 35% जो इकोनॉमी है एमएसएमई के ऊपर चलता है। तो गवर्नमेंट ने जब सब कुछ बंद था उस टाइम एमएसएमईज़ को इमरजेंसी क्रेडिट लोन्स दिए और इस तरह से पूरा वातावरण बना के रखा कि कोई भी इंडस्ट्री बंद ना हो, किसी को सैलरीज मिलना बंद ना हो और मतलब जो भी है व्यवसाय अच्छे से चल सके। और एक बहुत उम्दा एग्जाम्पल सेट किया था पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए कि किस तरह मैनेज करना चाहिए था। और काफ़ी कंट्रीज़ हैं जब कोविड के बाद रिकवरी फेज शुरू हुआ, तो अब अगर हम देख रहे हैं आज की डेट में 2023 में काफ़ी कंट्रीज़ रिसेशन में हैं या जो उनके वहाँ पे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई गई हुई है। हमारे यहाँ पे रिसेशन वाला कोई सिचुएशन तो है नहीं, हम ग्रोथ फेज़ में हैं और इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में इस टाइम इतनी हाई नहीं है। थैंक यू। मानिक जी, जिस आपने पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में बात की है, G20 प्रेसिडेंसी की बात की है, जो हम सब के लिए गौरवशाली बात है, एमएसएमई और कोविड मैनेजमेंट की बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक स्वर्णिम दौर से भारतवर्ष गुजर रहा है और कहीं ना कहीं एक विश्व के देशों में एक कद, एक मुकाम भारतवर्ष ने हासिल किया। गौरव जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्या कहेंगे आज़ादी का इस अमृत महोत्सव और आज़ादी के मायने आज हम सब के लिए क्या है? देखिए सूरी साहब, जब मैं बात करूं आज आज़ादी के महत्व की, अगर मैं बात करूं, आज हमारा 77 था, आज हम इंडिपेंडेंस डे बनाने जा रहे हैं और किसी ने सोचा ही नहीं था कि भारत की आज इतनी मजबूत पोजीशन बन जाएगी कि बाकी जितने तमाम देश हैं विश्व के आज हमारे ऊपर एकदम नज़रें गाड़े हुए हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे आगे जा रहे हैं। मैं इसके लिए तो आज मुबारकबाद देना चाहूँगा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, और ख़ासकर मैं जम्मू कश्मीर खित्ते का हूँ। जम्मू कश्मीर के अगर संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, माननीय हमारे उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, जिस तरीके अगर मैं बात करूँ आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया गया बड़े धूमधाम तरीके से पूरे देश में और भी बन ही रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर सबसे बड़ा एक जिसको मैं एक बोलूँ कि एक इंस्टेंस जो मेरे सामने आता है, मानिक जी ने सही फरमाया, G20 का समिट होना जम्मू कश्मीर में और एक वो तमाचा उन तमाम देशों के लिए जो लोग सोच रहे थे कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये उनको ऐसी एक आशंका थी कि ये उसका पार्ट भी है कि नहीं, और जिस तरीके पूरे बड़े स्तर पर सारे देशों का यहाँ आना और उसको पूरा पीसफुली कंक्लूड करना, मुझे लगता है मुबारकबाद के पात्र हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। इसके अलावा अगर आज मैं बात करूं, आज मुझे आज ना वो याद आता है, आज जब आज 15 अगस्त की बात हो रही है तो आज मुझे वो याद आता है कि आज आप स्पेस एक्सप्लोरेशन की जब हम बात करते हैं, ल्यूनर एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, 2014 का आज मुझे वो न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल सामने दिखता है न्यूज़पेपर का, और कहीं पर मुझे दिखता है कि एक एलीट ग्रुप है मेंबर्स का जिसमें यूएसएसआर और चाइना और यूएसए के बड़े बड़े सैटेलाइट और बड़ी बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं और साइंटिस्ट बैठे हैं एक रूम में, और हमारा भारतीय एक फार्मर अपनी एक वो दर्शाया गया कि अपनी वो एक वो गाय को लेकर नॉक कर रहा है और वो पीछे उसकी मौकरी ले रहे हैं कि ये वही देश है, ये क्या आएगा यहाँ पर, मजाक उड़ाया गया। उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज भी किया इस पूरी चीज़ को, और आज एक इतिहास रचने जा रहा है जब 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3, आप देखिए कितनी खूबसूरती से आज साउथ पोल में जाकर अपनी लैंडिंग करेगा। बहुत बड़ी मुबारकबाद की बात है। और आज देखिए आज दोस्त नहीं रहा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने रशिया का भी जिक्र किया। रशिया ऐसे तो हमारा बहुत खास दोस्त है। ये सब देखते हुए रशिया को भी दिख रहा था कि इंडिया पहला एक देश बनने जा रहा है जो कि साउथ पोल में जाकर अपनी लैंडिंग करेगा और उसका रोवर वहाँ चलेगा। उन्होंने भी देखो जी, कल 11 अगस्त के 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की, अपना भी उन्होंने छोड़ दिया। पर फिर भी मुझे लगता है कि एक पूरा जोश और एक पूरी मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान सबसे पहले वहाँ पर लैंडिंग करेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 23 को लैंडिंग जो एक सोची जा रही है। 22 को अगर फर्ज करो अगर रशिया अपनी लैंडिंग कर भी देगा, फर्क फिर भी इसमें आएगा क्योंकि रशिया का जो लैंडर है जब वो वहाँ पर लैंडिंग करेगा उसका रोवर नहीं है, बट हमारा हिंदुस्तान फखर से कह रहा हूँ कि हमारा रोवर पहला होगा जो मून पे जाकर उसके सरफेस पे चलेगा। अटेम्प्ट हमने 2008 में भी की चंद्रयान 1, और उसको भेजने का आइडिया यही था कि वहाँ पर जाकर थोड़ा
एक प्लान तरीके से उसकी लैंडिंग कराएगी और उसको एक्सपीरियंस करेंगे कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। फिर उसके बाद 2019 में आज भी मैं इमोशनल होता हूँ उस पूरी पिक्चर्स को देखकर, जब मोदी जी गले लगा रहे हैं और किस तरीके हमारा फेलियर हुआ। मतलब मुझे लगता है कि फेलियर से आदमी सीखता है, और उस तरीके भी अगर मैं बात करूँ, हमारा ऑर्बिटर की बात करूँ, लैंडर की बात करूँ, देन रोवर, प्रॉपर प्लानिंग थी। पर एक चंद्रयान 2 की जब मैं बात करता हूँ, एक प्रॉपर तरीके से कहीं पर एक तकनीकी एक वहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई जिसके कारण कम्युनिकेशन हमारा जो था वो टूट गया। पर आज मुझे लगता है कि आज पूरी उम्मीद है और पूरा जोश है कि आज हिंदुस्तान 23 अगस्त को एक इतिहास रचेगा। सूरी जी, इसके अलावा अगर आज मैं बात करूँ, अभी एक SBI की रिसेंट एक रिपोर्ट है, कितनी तेज गति से आज भारत आगे बढ़ रहा है। अगर आप वर्ल्ड की अगर आप 5 इकोनॉमीज की बात करो, हिंदुस्तान ने कुछ देर पहले ही एक अपना 5वां स्थान उसमें हासिल किया। आज देखिए, आज 2027 में जो एक आंकड़े लगाए जा रहे हैं, जिस गति से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान आने वाले टाइम पे जापान और जर्मनी को पछेड़ कर 3रे स्थान पर आएगा। ये बहुत बड़ी एक गर्व की बात है और ये दर्शा रहा है कि हिंदुस्तान एक तेज गति से आगे चल रहा है, और जिसमें मैं आज मुबारकबाद देना चाहूँगा, दोबारा बात करूँगा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिनकी क्योंकि पूरे देश की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ ऐसे हैं जिसके कारण आज भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है। आज कोविड का जब टाइम निकला, एक हमारा ही देश था जिसने सबसे बड़े स्तर पर एक वैक्सीन बांटी, पूरे सारी जगह बांटी। और आज जब मैं ये सब माहौल देखता हूँ और एक फॉरेक्स रिजर्व्स की जब मैं बात करता हूँ, हम एक 1 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। 609 का आंकड़ा अभी हमने क्रॉस किया बिलियन का, और अब हम सीधा जा रहे हैं 1 ट्रिलियन की तरफ। ये क्या दर्शा रहा है? भारत एक आने वाले टाइम पे, आपके कैमरे में ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़े स्तर पर एक बहुत बड़ा आगे निकल कर जा रहा है, और जिसकी अनुमान भी लगाना आज मुश्किल है। आज देखिए, जर्मनी और जापान जैसे देश जो आज जूझ रहे हैं अपनी, अगर आप उनके आंकड़ों की बात करो, लगभग अगर आप देखें उनकी इकोनॉमी, अगर आप पिछले 2 साल का अगर आप ग्राफ देखें, आप कहाँ पर उनकी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइनिंग मोड में। पर जबकि अब भारत की अगर इकोनॉमी की बात करो, डिस्पाइट आप कोविड भी गया और इतना महामारी रही, फिर भी आज इंडिया की जो ग्रोथ है, मुझे लगता है कि वो आज तमाम चुनौतियाँ देती जा रही है और पूरा विश्व उसको देख रहा है। हर एक विश्व का देश बड़ा, बीइंग एज ए पॉपुलस, कुछ लोग सोचते हैं बीइंग एज ए पॉपुलस ये बहुत बड़ा एक देश पॉपुलेशन में बढ़ता जा रहा है। आज बीइंग एज ए पॉपुलस, आज फख्र है मुझे कि आज बड़े बड़े देश भी यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके तमाचा एक चाइना जो किस तरीके से हमारे साथ कोई छेड़छाड़ की हमेशा एक कोशिश में रहता है, अभी एक तमाचा BYD की पिछले महीने की बात करूं, अगर मैं हैदराबाद बेस्ड कंपनी के साथ उन्होंने मिलकर एक वो EV को लेकर एक व्हीकल्स का एक प्लांट लगाने की बात की, जिसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया इंडिया ने कि हमें नहीं चाहिए। साथ में ही टेस्ला की अगर मैं बात करूं, इलॉन मस्क का वेलकम किया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हिंदुस्तान की आज अगर मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूं, आज हिंदुस्तान की अगर मैं ओवरऑल अगर मैं एक पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी थिंकर्स हैं, वो जिस गति से चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला टाइम अनुमान लगाना आज मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ी दूर एक ऊंचाई पे जाएगा। गौरव जी, आपने कई चीज़ों का खुलासा किया, फॉरेन पॉलिसी जो कहीं ना कहीं आज भारत को एक एलीट ग्रुप में ला चुकी है। रोजी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, खासकर महिला सशक्तिकरण की बात करें। बदलता भारत और बदलता जम्मू कश्मीर हम सबके सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पॉजिटिव राह पर भारत और जम्मू कश्मीर बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, महिलाओं को लेकर आप काम करती आई हैं, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी जो आपने मुझे ये मंच दिया अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। सेकेंडली, जब हम भारत की बात करते हैं कि वो एक बदलता भारत है, डेफिनेटली हम सब इस बात के गवाह हैं कि भारत इस समय बदल रहा है और बहुत ही अच्छी दिशा में बदल रहा है। आप उसको चाहे साइंस में बात करें, चाहे स्पेस में बात करें, चाहे स्पोर्ट्स में बात करें, चाहे यूथ की बात करें, आई थिंक बॉलीवुड ऑल्सो, यू नो, हमने इस बार काफ़ी अच्छे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे वी हैव गेन्ड अवार्ड्स। तो आई थिंक भारत एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। सो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। आई थिंक रफ्तार थोड़ी सी कम है, जो कि
ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम करने अभी भी बाकी हैं। जैसा कि आगे पहले पैनलिस्ट्स ने बताया कि जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं इस समय भारत को लेकर, एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, स्टार्टअप्स को लेके, आई थिंक दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। MSMEs जैसा कि सर ने बताया कि कोविड टाइम में जिस तरीके से भारत ने अपने आप को संभाला, न केवल अपने आप को संभाला बल्कि बहुत सारे कमज़ोर देशों को भी वैक्सीन्स प्रोवाइड करी। सो ये एक बहुत ही एक सशक्त नेशन का एक उदाहरण है जो कि एक उभर रहा है। जैसा हम आई थिंक बचपन में सुनते आए थे कि भारत ऐसा होता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आई थिंक वी आर रिक्लेमिंग आवर पोजीशन बैक ऑन द इंटरनेशनल मैप, ऑन द ग्लोबल मैप। लोगों को पता है अब कि भारत क्या है। वी डोंट हैव टू, इफ़ वी से दैट हम इंडियन हैं, दे अंडरस्टैंड हु वी आर। क्योंकि जैसा सर ने बोला पहले, जो एक आर्टिकल की आप बात कर रहे थे कि वो किसान बाहर गाय को लेके खड़ा था। मैं पहले जब मैं दिल्ली में थी, मैं एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी के साथ में काम करती थी और मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता था व्हेन दे यूज्ड टू नो कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। सो दे वर लाइक, हाउ डू यू स्पीक यू नो इन सच अ फ्लुएंसी, इंडिया में तो ये लैंग्वेज होती नहीं है, या आप अभी भी स्नेक चार्मर्स का लैंड है क्या? सो यू नो देयर इज़ अ ह्यूज गैप जो कि लोगों के एक दिमाग में था, जो कि एक परसेप्शनल डिसऑर्डर था प्रॉबली जो पहले के लोग थे, और अभी उस गैप को ब्रिज करने का काफ़ी हद तक काम हो चुका है। पीपल नो कि इंडिया क्या है। जो बाहर के हमारे लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर सेटल्ड हैं, दे प्राउडली से दैट दे आर इंडियंस नाउ। यू नो, अर्लियर वी वर स्टिल B grade citizens considered in the foreign countries, but now we have reclaimed that honor, that position, and all thanks to I think हमारे current Prime Minister जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। Of course कुछ लूप होल्स, कुछ डिस्कनेक्ट्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं, बट जैसा कि मैंने पहले कहा, द डायरेक्शन इज़ एब्सोल्युटली राइट। रफ्तार थोड़ी कम है बट सही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर गलत डायरेक्शन में रफ्तार भी तेज़ होगी तो आई थिंक वील हेड टूवर्ड्स यू नो डिस्ट्रक्शन। सो बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहा है हमारी स्टडीज़। हमारे कितने ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं, वहाँ के जो टॉप नॉच ऑफिशियल्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। इससे प्रूव होता है कि ना केवल इंटेलिजेंस, ना केवल मेहनत, बट हर फील्ड में इंडियंस, जैसा आपने बोला, अपनी धाक जमा रहे हैं और जमाते आए हैं, और आई थिंक आगे भी करते रहेंगे। एंड आई एम ग्लैड आई एम अ पार्ट कि मैं इस इरा में ज़िंदा हूँ या इसको अपनी आंखों से देख रही हूँ, जो ट्रांजिशन के दौर से, जिस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से इंडिया गुजर रहा है। एंड आई होप कि मैं उस टाइम पे भी रहूँ जब इंडिया एक सुंदर, समृद्ध और सशक्त नेशन बन के उभरे इस वर्ल्ड मैप पे। थैंक यू। जिस आपने कहा कि भारत एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा है और बदलाव काफ़ी आया है। आज चाहे हम मेड इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, या डिफरेंट जो स्कीम्स पिछले कुछ सालों पे नज़र आ रही है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व निश्चित तौर पर बढ़ा है। ऋतिक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भारत एक युवा देश है क्योंकि आबादी का बेशतर हिस्सा युवा हैं और आप उनको यहाँ पर उनकी अक्कासी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज़ादी के आज मायने हम लोगों के लिए क्या है? जैसा कि विवेक जी आपने बताया कि मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यूथ की होती है टू गेट एजुकेटेड एंड टू गेट एम्प्लॉयड और टू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन। तो इन दोनों ही चीज़ों में भारत में हमें बहुत सपोर्ट मिला है यूथ को। अगर मैं बात करना चाहूँ हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की या इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, आज हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पे आ गए हैं। जहाँ पे पुराने टाइम में काफ़ी बच्चों को वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए, आज काफ़ी वेस्टर्न कंट्री के लोग जो हैं वो इंडिया में आकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि रिवाइज़ होके आई थी, जो कि काफ़ी सालों तक रिवाइज़ हुई नहीं थी, उसने बहुत यूथ को एम्पावर किया। नॉट ओनली मॉडर्न चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को हैंडल करने में, बट ऑल्सो एथिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जिसमें हमारे कल्चर से निकले हुए योगा, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसकी एजुकेशन को एंडोर्स किया गया। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव में पिछले 1 साल में हमने एक मुहिम चलाई थी आर्ट ऑफ लिविंग में, जिसका नाम था हर घर ध्यान। हम लोग लाखों लोगों तक पहुँचे हैं और हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेज में हमने मेडिटेशन के सेमिनार्स किए। तो
आज का युवा जब ध्यान करने लगेगा, जब अच्छे विचारों में रहेगा, तो उसका देश की प्रगति की तरफ ध्यान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस सब में भी माननीय मोदी जी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया ऐसी चीज़ों को आगे लाने में। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा गेटिंग एम्प्लॉयड एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट में। इन दोनों ही चीज़ों पे जैसे कि काफ़ी चर्चा की बाकी पैनलिस्ट ने कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ आई। मैं यूएस में था, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन करके वापस जाऊँगा इंडिया में, और इंडिया में भी जम्मू आके रहना चाहूँगा। तो मेरे बड़े फ्रेंड्स ने क्रिटिसाइज़ किया कि तू वहाँ पर जाके करेगा क्या। तो मैंने उन्हें एक ही चीज़ कही कि मेरे को यहाँ पर बैठ करके जम्मू की या इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करनी है, मेरे को वहाँ जाकर ग्रॉस प्रॉब्लम्स पे काम करना है और सिर्फ कंप्लेंट नहीं करना, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखना है। तो जैसे ही मैं आया, आई थिंक सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट की स्कीम से, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम को इंस्टीट्यूट्स तक लेके जाना हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। एंड आई सी अ बेटर फ्यूचर, आई सी कॉन्फिडेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया राइट नाउ। और जितना भी यूथ जम्मू का है वो कुछ भी करना चाहे तो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट है। आई थिंक यही आज़ाद भारत का फ्यूचर होने वाला है। और यही हमारे यूथ का अगर माइंडसेट है तो भारत निश्चित तौर पर विश्व गुरु बन पाएगा। मानिक जी, सबके आपने वक्तव्य सुने। जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव खासकर आया और आज़ादी को लेकर कितना जोश जम्मू कश्मीर में भी नजर आया, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी बदल रहा है सर। जी, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर हम पिछले 3 साल की बात करें, तो अगर आप देखें जम्मू कश्मीर की तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी बहुत फोकस है। तो अगर मैं बात करूं 2021 में न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की गई थी इंडस्ट्रीज़ के लिए JNK में, कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। और उसमें न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं कि जिसमें आपको अब कुछ जोन्स में अप टू 50% तक जो आपका है उसके ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं, कुछ जोन्स में 30% तक मिलता है। GST पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स हैं अगर आप यहाँ पे लगाते हैं। तो मेन जो जैसे इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि यहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आए, एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर का वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय हो। उसके साथ अगर आप बात करें टूरिज़्म सेक्टर की, तो टूरिज़्म बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 साल से। और लास्ट ईयर भी माननीय LG साहब ने जैसे हमें बताया कि इस साल और पिछले साल भी बहुत टूरिस्ट आया है। और जैसा गौरव जी ने बताया कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि हम G20 समिट अपनी पूरी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कश्मीर में कर पाए, जो पहले किसी ने नहीं सोचा था कि हो पाएगा। और अगर आप बात करें कि जैसे टूरिज़्म में भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे इको टूरिज़्म की जिसमें स्टार्टअप प्रमोशन है, और होम स्टेज़ की गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है OYO के साथ। तो स्टार्टअप के ऊपर बहुत फोकस है, बिकॉज जैसा गौरव जी ने कहा कि जापान और जर्मनी की इकोनॉमी डाउन आ रही है, उसका रीज़न ये है कि उनकी एजिंग पॉपुलेशन है। हमारी पॉपुलेशन जो है, वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो अगर जितनी भी सर्विसेज हैं, अगर आप देखें कोई डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं या इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं, जो भी सर्विसेज हैं वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती हैं बाहर। तो पूरे विश्व की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इस टाइम इंडिया के ऊपर फॉर सर्विसेज। और अगर मैं बात करूं, बिकॉज मैं काफ़ी लोगों से पैन इंडिया मिलता हूं, तो जम्मू कश्मीर के बहुत लोग बहुत अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हैं, US में, कनाडा में, हांगकॉन्ग में, सिंगापुर में, डिफरेंट कंपनीज़ में, कोई टेक में है, कोई मेडिकेयर में है। सो मतलब अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के यूथ, जैसे सर ने कहा कि बहुत आगे ऑलरेडी जा रहे हैं। और हमारा इकोसिस्टम ऐसा है यहाँ इकोनॉमी का कि वो बूस्ट करती है। अगर किसी को अपना स्टार्टअप शुरू करना है, स्टार्टअप को भी बूस्ट दिया जाता है, बिकॉज वी आर आई थिंक द सेकंड और द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। और जितने यूनिकॉर्न पिछले 3 साल में इंडिया से आए हैं, पूरी दुनिया में कहीं से भी उतने यूनिकॉर्न्स नहीं आए हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जैसे गवर्नमेंट का फोकस है कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल हब बनाना है तो लॉजिस्टिक्स को भी स्ट्रीमलाइन करना है। उसके लिए एक ICD आ रहा है सांबा में, हाईवे पे काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट का एक क्लियर कट फोकस है कि जम्मू कश्मीर को एक नए डेवलपमेंट के फेज़ की तरफ लेके जाना है। और जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, आई थिंक वो सब बहुत इन्वॉल्व हैं इसके बीच में, और सब बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज सबको दिख रहा है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ स्टार्टअप्स में हो, जॉब्स में हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट डेली बेसिस पे हो रही है यहाँ पे। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह हमने इकोसिस्टम का बात की और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। गौरव जी, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आज पत्थरबाजी कहीं नज़र नहीं आती, शांति का वातावरण नज़र आ रहा है। और रिकॉर्ड नंबर में टूरिज़्म का यहाँ पर मानिक जी ने जिक्र किया, टूरिस्ट का जो फुटफॉल है रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्या ये दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर भी बदल रहा है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर का यूथ भी सराबोर होना चाहता है? देखिए, जहाँ पर हम बात करते हैं आज बदलाव की, तो जिस तरीके मानिक जी ने कहा कि भारी संख्या पे टूरिस्ट का आना,
1,88,00,000 का फिगर है जो माननीय हमारे ऊपर राज्यपाल जी ने अभी रिसेंटली ही बताई थी जी। मुझे लगता है कि आज स्टोन पेल्टर्स की बात करें या सेपरेटिस्ट लीडर्स की बात करें या टेररिज्म की बात करें, आज वो हड़तालें नहीं दिखती हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि आज 34 साल के बाद एक मुहर्रम निकाला जाएगा श्रीनगर में। पहले मैं श्रीनगर के संदर्भ में बात करता हूँ। आज किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि वहाँ पर सिनीप्लेक्स खुल जाएंगे, वहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जाएगा। तो ये बदलाव नहीं है। मुझे आज उन लोगों की मानसिकता पर बहुत कई बार ना हंसी आती है। हम एक आम नागरिक की तरह बात करते हैं। हम बदलाव किसको कहते हैं? बदलाव हम उसको कहते हैं जो चेंज एक विजिबल हो, जो सामने हो। ये मुझे लगता है कि मतलब आंखें खोल के भी अगर ये सब नहीं दिख रहा तो मुझे लगता है कि आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति का माहौल बन जाता है जब ऐसे क्लेम आते हैं कि कुछ नहीं बदला। मैं तो देख रहा हूँ कि एक साल में ही अगर आप देखिए आंकड़े कहाँ पर टूरिस्ट के जो हमारे जा रहे हैं, तो ये बदलाव नहीं है। आपको आज खुशी होगी कि आज रियासी की जब मैं बात करता हूँ, लिथियम की डिस्कवरी होना, उसके बाद वहाँ पर रेल ब्रिज एफिल टावर के भी ऊपर हाइट का एक वर्ल्ड का हाईएस्ट बन जाना, तो ये बदलाव नहीं है। अब मैं आता हूँ जम्मू की तरफ। आज हम सारे ही जम्मू के रहने वाले निवासी हैं और जब ब्रिज से निकलते हैं तो गर्दन हिलाकर जब देखते हैं राइट या लेफ्ट तो देखते हैं आर्टिफिशियल लेक का काम चल रहा है, तभी बैराज का काम चल रहा है। फिर वहाँ से हम निकलते हैं नरवाल वाली साइड पर आ जाते हैं, वहाँ देखते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर बन गया, वो भी दिखता है वहाँ पर। फिर शाम को टहलते टहलते जब हम भागे बाहू की तरफ आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि लेज़र एंड फाउंटेन शो चल रहा है। मानो कि ऐसा लगता है कोई जयपुर का कोई बड़ा हम लेज़र शो वहाँ पर जाकर देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम जब जाते हैं आरएसपुरा वाली साइड, वहाँ पर देखते हैं सुचेतगढ़ बॉर्डर परेड भी चल रही है। कितनी एग्जाम्पल्स दो। और उसके बाद भी कुछ लोग की एक मानसिकता है कि क्रिब करते रहना। देखो ओवर द नाइट अगर आप बोलोगे कि आज ही सब कुछ बदल जाएगा और जम्मू कश्मीर को आज ही हम एकदम एक नए लेवल पर देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कितना बड़ा एक संदेश है जब G20 की प्रेसिडेंसी और G20 का समिट कश्मीर में होना, और एक वो तमाचा तमाम उन देशों के लिए जो कि यहाँ पर कहते थे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी है, यहाँ पर डिस्प्यूट है। तो ये बदलाव नहीं है और क्या है। और आज जिस एक प्रगति से हमारा देश निकल रहा है, फिर मैं देश पर आऊँगा, जिस एक तरीके से जितनी एक तेजी गति से आगे निकल रहा है, आज मान रहा हूं मैं जापान और जर्मनी की वो हम सरपास करने जा रहे हैं। जापान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही कहा कि एजिंग की प्रॉब्लम है, वहां पर तो पॉपुलेशन ही नहीं है। आज जर्मनी की बात करता हूं, जर्मनी टोटल डिपेंड था एनर्जी को लेकर रशिया पर, सैंक्शंस लग गए, जर्मनी तो वैसे डामाडोल जा रहा है। हिंदुस्तान, यू मार्क माई वर्ड्स, बहुत बड़े स्तर पर एक आगे निकलता जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर की जब मैं बात करता हूँ, आज जब मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करता हूं, आज ज़रूरत है इन सब चीज़ों को चैनलाइज करने की। अच्छा तो सब कुछ बोल दिया, मुझे लगता है कि थोड़ी कड़वी बात भी करते हैं। आज फोकस है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करने की। आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत बेहतरीन काम कर रही है, पर आज एक ग्रे एरिया ऐसा है अनएम्प्लॉयमेंट का, मुझे लगता है कि उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा एक फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं, इको टूरिज़्म की बात हो रही है, एडवेंचरस टूरिज़्म की बात हो रही है, आप मानिए जम्मू की मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ। आप जम्मू की अगर आप 10 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप देखें, उसमें से 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पोटेंशियल यही रखती हैं। आप मुझे बताइए हमारे से ही कितने लोग हैं, दोबारा चीज़ें रिपीट होंगी कि मेरा दोबारा बोलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर तो कभी स्ट्राइक करेगा। हम लोग सारे घूमने जाते हैं जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, क्या बात है। आप बताइए कि जम्मू में अगर हम मानतलाई की बात करें या एक डेंसली फॉरेस्ट जो एरियाज हैं, वहाँ पर क्या वैसा मॉडल नहीं बन सकता? क्या जम्मू में आज अगर हम बात करें जम्मू प्रोविंस की, यहाँ पर इतना बड़ा वी आर ब्लेस्ड इन दैट वे कि रिवर बेसिन चल रहा है इतना बड़ा। एडवेंचरस टूरिज्म में आप रिवर राफ्टिंग, आप देखिए इतनी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। मुझे लगता है आज वो फोकस करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके एक टूरिज्म में बदलाव पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूँ, और ख़ासकर आज मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डायरेक्टर टूरिज्म और वो हमारी जो जॉइंट डायरेक्टर हैं मैडम सुनैना मेहता, मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पीछे कहीं पर नहीं दिख रहा, जम्मू का ट्विटर भी साथ साथ चल रहा है, जम्मू टूरिज्म। बड़ी खुशी हो रही है कि जम्मू को भी उसी तरीके दर्शाया जा रहा है। आज ज़रूरत है इन सारे स्पॉट्स को, आप कठुआ जब क्रॉस करते हैं, बनी बसोली वाली आप साइड चले जाते हैं, रोड्स की कनेक्टिविटी आज कहीं ना कहीं पर वो हालत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, उनको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। आज किसी ने सोचा था ये बदलाव नहीं है कि जम्मू और श्रीनगर का जो एक डिस्टेंस है, आप देखिए किस तरीके का खूबसूरती का एक पूरा स्ट्रेच अगर आप देखिए कितना खूबसूरती से बनाया गया। और
वर्ल्ड की मैं बात करूं, सबसे बड़ी हमारे आप देखिए एक एग्जांपल वहां पर कोट हुई जब नाचरी टनल जब हमारी बनाई गई। आज वो जो एक वक्त लगता था 9-10 घंटे जम्मू श्रीनगर की कनेक्टिविटी का, मात्र आप देखिए 4-5 घंटे में। मैं अगर खुद बोलूँगा आज ऑन कैमरा तो कुछ लोग हैरान भी होंगे, मैं तो खुद एक जब G20 का समिट में मैं इन दैट वे कि मैं एक फॉर्चुनेट था कि मुझे भी चांस मिला। आप यकीन नहीं मानेंगे, टुक मी अराउंड 4 आवर्स टू रीच श्रीनगर। सुबह निकला 4 घंटे लगे। हैरान हो गए लोग कि 4 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच गए, और कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। अब लोग जो यहाँ पर आज बोलते हैं बदलाव कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, मुझे लगता है कि इस मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी आज मैं बात करूंगा स्टार्टअप्स की, थोड़ी मुझे लगता है कि बातें क्लियर कट होनी चाहिए। आज स्टार्टअप्स और जब हम बात करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स की, आज एम्प्लॉयमेंट की अगर हम जब बात कर रहे हैं और एक पॉपुलस होने का आज हमें दिख रहा है कि इंडिया सबसे बड़ी एक पॉपुलस कंट्री बन गई है, और एक यंग जो यहाँ पर जनरेशन है वो एक भारी स्तर पर है। आज हिंदुस्तान गवर्नमेंट का आज मैं एक फोकस लाना चाहूँगा। हमारे बहुत से लोग आज मेरी बात का शायद बुरा नहीं मनाना कि आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ, पर ये एक स्टडी है जो कि एक आपको भी सही लगेगी। आज हम बात करते हैं फेसबुक की, आज हम बात करते हैं ट्विटर की, आज हम बात करते हैं इंस्टा की, बात करते हैं या नहीं सोशल मीडिया हैंडल, आप किसी की भी बात करिए, बड़ा फॉर्चुनेट और एक गर्व महसूस होता है कि सीईओज ऑफ ऑल दिस कंपनीज आर इंडियंस। वो हिंदुस्तानी हैं जितने भी सीईओ इस कंपनीज के हैं। आज आज़ादी के 15 अगस्त पे आज 77वां आज हम दिवस बना रहे हैं। आज मुझे कहते हुए परहेज नहीं होगा, सीईओ अगर इन सब बड़े बिग जेंट्स, टेक जेंट्स के जो सीईओ हैं वो इंडियंस हैं, पर एक्चुअल में अगर आप मालिक की अगर आप बात करते हो दैट इज अमेरिका। वाई? मैं आज मुबारकबाद देना चाहूँगा, जीती जाती एग्जाम्पल है हमारे सामने मिस्टर महाजन जो आज वहाँ से उठकर जम्मू कश्मीर वापस आए। बात वो नहीं है, आपका आज माइंडसेट चेंज होना चाहिए। व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर नेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि नेशन, यार गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया, भैया तुम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? तुम एक हायर स्टडीज के लिए, स्टेम एजुकेशन के लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के लिए आप यूएस पढ़ने चले जाते हैं, वहां पर जाकर आप उनकी कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं, और उनके लिए, मेरी बात का बुरा नहीं बनाना, उनके लिए आप एज ए कुली, टेक कुलीज बोला जाता है, आज उनको आप काम करते हैं, और वो लोग वहां पर फ्लरिश कर रहे हैं। और आप लोग भी यहाँ पे, हाँ जी बेटा कहाँ है जी, अमेरिका गया, ही इज अर्निंग अ वेरी गुड मनी देयर। ओके, आप बताइए आज अगर डार्पा की अगर मैं बात करता हूँ, आप यू मस्ट बी श्योर कि सबको पता होगा डार्पा की जब मैं बात करता हूँ, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसका काम ही यही है, जरा अलग अलग जगह के देशों को देखना, उधर देखना स्टार्टअप्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या कर रहे हैं, क्या इनोवेटिव उनके आइडियाज़ हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, और आते हैं बिग जायंट डार्पा आता है और उसको खरीद के ले जाता है। बताइए जी, आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया, कितनी कॉस्ट है? मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 5 लाख, वी विल गिव यू 10 लाख। आज ज़रूरत है, हिंदुस्तान में बार बार बोल रहा हूँ बहुत बड़ी एक तेज गति से चल रहा है, ये एक सेक्टर है। क्या डीआरडीओ को जरूरत नहीं है कि इन लोगों को आज यहाँ पर ऑन करे? मेरी बातें आज कुछ कड़वी लग रही होंगी, आज जरूरत है। हम क्यों नहीं, आज वी आर सेलिंग अवर ब्रेन माइंड्स टू द फॉरेन कंट्रीज, व्हाई नॉट इन इंडिया एंड इन अवर नेशन ओनली? आप अपनी एक्सपर्टाइज आज यहाँ पर यूज करिए और अपने देश की ही प्रगति में एक योगदान दीजिए। आज कसूर है हमारी गवर्नमेंट का भी कहीं पर, मैं नहीं कहूँगा कि आज इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा, पर मुझे लगता है इस इनिशिएटिव को भी छेड़ना पड़ेगा, जहाँ पर गवर्नमेंट को ओन करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे यंगस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको आज वो देख रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा एक इनोवेटिव माइंड से चल रहे हैं। यू नो व्हाट इज हैपनिंग विद चाइना? चाइना क्या करता है? चाइना चला क्या? अब जैसे वहाँ पर स्टार्टअप जो इनिशियल पहले की बात बता रहा हूँ, बताना जरूरी है। चाइना क्या करता था? चाइना भी बड़ा स्मार्ट था, वहाँ पर भी बड़े इनोवेटिव आइडियाज थे, वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत यंगस्टर्स काम करते थे। जब डार्पा जैसे बिग जायंट जाके चाइना जाते थे और उनको बोलते थे कि आपने ये चीज़ डेवलप की है और हम आप पे बेच दो, वो पूरा नहीं बेचते थे। वो बोलते थे ठीक है जी, हम आपको बेच देंगे, 80% शेयर आपका होगा, 20% स्टेक्स उसमें हमारे होंगे, जो कि वो हिंदुस्तान के केस में नहीं था। और इसमें मैं बताऊंगा, आप जरूर पढ़िएगा द स्नेक्स इन द गंगा, रिटन बाय राजीव मल्होत्रा, उसमें आपको सारी चीजें एलाबोरेटली वो दिख जाएंगी। आज जरूरत है इन सब यंग एंटरप्रेन्योर्स को, इन सब स्टार्टअप्स को, जो इतनी खूबसूरती से हमारे एक यंग ब्रेन जो है, उन सबको आज यहाँ पर होल्ड करने की, और गवर्नमेंट को इस दिशा में जरूर काम करना चाहिए। और जी खुद ही आपने इस चीज को एडमिट किया कि बदलाव आ रहा है, और रातों रात बदलाव उस गति से नहीं आ सकता, लेकिन बदलाव आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनौतियों का भी यहाँ पर जिक्र किया आपने। रुचिका जी, रुचि जी, मैं आपसे आपके जानना चाहूँगा, खासकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कितना विकास हुआ या बदलाव, और यहाँ पर आज क्या दशा और दिशा नजर आ रही है?
सर जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करें, वो हमेशा से सुर्खियों में रहा है। बदलाव ये है कि पहले शायद कुछ नेगेटिव न्यूज़ की वजह से रहता था और अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से रहता है। लास्ट ईयर मुझे अपने काम के सिलसिले में श्रीनगर जाना पड़ा। पहले एक माइंडसेट था हमारा कि इट्स अ अनसेफ प्लेस, और अनफॉर्चुनेटली मुझे अकेले जाना पड़ा श्रीनगर काम के सिलसिले में। कोई फैमिली मेम्बर अकम्पनी नहीं कर पा रहा था सम रीजंस। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था, वो प्लान करना, जाना। मगर जब मैं वहाँ गई, इट वाज सो सेफ। मतलब वो इतने आगे बढ़कर मतलब उस हेल्प बदलाव कर को आपने रहे थे। महसूस किया? मैंने खुद पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि या तो मेरा माइंडसेट था ऐसा, या एक परसेप्शन थी ऐसी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत हेल्पफुल हैं, आगे अपने से ज़्यादा बढ़कर हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। तो वो एक मुझे बहुत ही एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। जैसे सर ने टूरिज़्म के बारे में बात करी, मैं खुद भी एक टूरिज़्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, आई एम अ हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट। तो वो एक ड्रास्टिक चेंज अब नज़र आता है जो कि कटरा में देखने को मिलता है, जो कि जम्मू में देखने को मिलता है। जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं यहाँ पर, वो जब हम तभी क्रॉस करते हैं तो रुकने का मन करता है। वो जो लाइट्स चेंज हो रही होती हैं, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल। बट द ओनली थिंग इज़ कि केवल ब्यूटिफिकेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल। स्मार्ट सिटी होना एक्चुअली that is one part of beautification of the city। जितनी पेंटिंग्स हो रही हैं, that's बहुत ही खूबसूरत लगता है शहर। हमारा शहर पहले से भी बहुत अच्छा था, अब और ज़्यादा सुंदर हो गया है। और लेकिन कुछ जो गैप्स हैं जो एज अ लेडी आई एक्सपीरियंस, जैसे स्टार्टअप की बात करी आपने सर। मैं खुद एक स्टार्टअप रन कर रही हूँ और गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, बहुत अच्छी पॉजिटिव स्कीम्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक बहुत चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा कमी है। देयर इज़ अ ह्यूज गैप। जब मैं DIC के ऑफिस गई और पता किया तो इट वाज वेरी सिंपल टू अप्रोच देम, एंड दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें उनको खुद भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल्सो न्यू। बहुत कुछ नया हो रहा है स्टार्टअप्स के बारे में, MSMEs के बारे में, लोन्स, ये वो। मगर अगर आप, जैसे कि हमने परस्यू किया उस चीज़ को एंड वी गॉट इट, तो वो करने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बट आई थिंक थिंग्स आर इन प्लेस। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्ट्रैटेजाइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो ना केवल जम्मू कश्मीर में बट थ्रू आउट द कंट्री इट्स अ बिग चैलेंज। जम्मू कश्मीर में हमेशा से रहा है, जो कि मैंने देखा है यहाँ पे लोग बाहर, जो कि पहले सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन्हीं को माना जाता था। आई बिलोंग टू लखनऊ, तो वो भी एक बी टाउन सा, बी ग्रेट सिटी था। जम्मू भी एक बी ग्रेट सिटी है। बट अब जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है जम्मू में, लखनऊ में, जिस तरीके से हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को संजोया जा रहा है, जो हम सिटी की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, एक बदलाव है, जो कि आई थिंक वो महल तो काफ़ी सालों से यहाँ रहा होगा। मैं तो कुछ ही सालों से जम्मू में आई हूँ, बट वो महल बहुत ही खूबसूरत है। और जिस तरीके से उसको रेनोवेट किया गया है, उसको, उसकी कल्चरल हेरिटेज को रखा गया है संजो के, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है। और आई थिंक पूरे इंडिया में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह से राम मंदिर अयोध्या को बनाया गया, जिस तरह से वाराणसी का चेंज हुआ, जिस तरह से इलाहाबाद का चेंज हुआ, नाम सारी सिटीज़ के अब बदलते जा रहे हैं। सो मैं उन्हीं चीज़ों के साथ में ग्रो अप हुई हूँ, तो मेरे को वही नाम चढ़ते हैं ज़ुबान पे। तो आई थिंक बदलाव बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे की तरफ है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मैं खुद अपनी फर्म में मैंने 2 लेडीज़ को एम्प्लॉय किया है, बिकॉज फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अगर आपके घर की औरत सशक्त होगी तो आपका पूरा परिवार पढ़ेगा भी, काम भी करेगा, और काम करने का तरीका भी उसे आएगा। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट जहाँ पे डिस्कनेक्ट मुझे लगता है वो है एक सेफ्टी का, एक अश्योरेंस होना चाहिए एज अ लेडी। इफ़ आई ऑल्सो ट्रैवल रात में, या गाड़ी कहीं ख़राब हो गई है, विच आई रिसेंटली हैड एन एक्सपीरियंस विच वाज मतलब कंफर्टेबल नहीं था, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पूरा करना है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला कि हम डायरेक्शन बिल्कुल सही मूव कर रहे हैं, रफ्तार थोड़ी सी कम है।
ऑफिशियल्स को अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करना पड़ेगा और एज सिटीजन्स हमें अपना पार्ट बहुत अच्छी तरीके से प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब ग्राउंड रूट पे अगर चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी तभी उनका जो रेप्लिका है वो ऊपर तक जाएगा, तभी उसका हमें चीज़ें सही होती नज़र आएंगी। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे वो सवेरे जो कचरे वाली गाड़ी आती है, वो हम कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत एक सिंपल सी चीज़ है जो हो सकती थी बहुत सालों पहले, जो कि हमारा एक वेस्ट डिस्पोजल का एक मैकेनिज्म सेट हुआ है एंड इट्स रियली वेरी हेल्पफुल, जो कि एक ही जगह पे चीज़ें डिस्पोज हो रही हैं, उनका सेग्रीगेशन हो रहा है, विच इज़ नॉट ओनली गुड फॉर द सिटी फॉर द ब्यूटी बट एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर। जो हमारा कल्चर, जो हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें उसको केवल बात करने से वो चीज़ नहीं जाएगी या डिस्कशन करने से वो चीज़ नहीं जाएगी, उसको ग्राउंड रूट पे उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को। सो आई थिंक डेफिनेटली जम्मू कश्मीर बदल रहा है। ऋत्विक, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चुनौतियों का जिक्र जहाँ गुरु जी ने किया और कई ऐसी घटनाएं भारतवर्ष में होती हैं, क्योंकि हम आउटवर्ड पे तो भारत ने बहुत तरक्की की, लेकिन इनवर्ड की अगर बात करें तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे भारतवासियों का सर शर्म से झुक जाता है, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं। क्या कहेंगे, चुनौतियाँ क्या नज़र आ रही हैं भारत को ग्रो करने में? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा, आपने चुनौतियों की बात की, एक जो बहुत बड़ी धारणा एज अ जम्मू का यूथ, जब मैं बाहर जाता था और अपने मित्रों से बात करता था तो वो अक्सर कहते हैं, अरे आप जम्मू में कैसे रहते हो, वहाँ पर तो पथराव होता है, बिल्कुल, वहाँ पर तो आतंकवाद होता है। ये माइंडसेट था बाहर आज से कुछ सालों पहले। पर अभी रिसेंटली मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया बैंगलोर में, तो मेरे को जो धारणा बदलती हुई दिखी युवा की, उन्होंने बोला कि वहाँ पर तो तीनों प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, एग्जैक्टली, IIT, IIM और एम्स, तीनों के तीनों इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। तो हम टूरिज्म, और इसमें मैं कहूँगा सर मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा कि जिस तरह का कंटेंट और धारणा आपने लोगों तक पहुँचाई इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज बना के, लोगों को और एजुकेट करके। गवर्नमेंट ने तो डेवलपमेंट की ही थी, बट मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा उसको दर्शाने में पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को। तो उन्होंने मेरे से पूछा, वो लाइटनिंग ब्रिज जैसे सैन फ्रांसिस्को में होता है, हमने सुना कि आपके जम्मू में भी है, जैसा कि अभी पूरे ब्रिजेस की लाइटनिंग हुई है। तो मतलब भारत को एक विश्व स्तर पर जाकर के लोगों ने कंपैरिजन किया, जिससे कि टूरिज्म का इन्फ्लो बढ़ा, जिससे कि हमारा अवेयरनेस बढ़ी लोगों को, और जो पत्थरबाजी और आतंकवाद का एक जो धारणा, एक छवि बनी बैठी थी जम्मू कश्मीर की, उसको दूर किया। तो बदलाव की बात कहना चाहूँगा तो आंतरिक बदलाव बहुत ज़रूरी है, जैसा कि सर ने अभी पॉलिसीज़ के बारे में बात किया। ग्राउंड लेवल पर बहुत काम हो रहा है, बट आई थिंक बहुत सारी ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आगे आके मीटअप्स करने की, जैसा कि बाहर का कल्चर है। जम्मू में भी स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए और इनिशिएटिव्स होने चाहिए। गवर्नमेंट अगेन ओवरनाइट ये नहीं होगा, ये धीरे धीरे बदलाव। अभी हमने रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें हमने रूरल विमेन को पहुंच करके डिजिटली एनेबल किया, एंड वी रीच्ड आउट टू मेनी विमेन्स हु आर डूइंग होममेड जॉब्स इन, होम बेस्ड जॉब्स इन जम्मू एंड कश्मीर, रूरल पार्ट्स ऑफ जम्मू। कोई अचार बनाता है, कोई बुनाई करता है, हमने उनको जा के डिजिटल पेमेंट से जोड़ा, तो आज वो अपना जो पेमेंट है वो QR कोड से ले सकते हैं। हमने उनको सोशल मीडिया से जोड़ा, सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद वो अपना प्रोडक्ट जो है आज वो Amazon, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के सेल कर रहे हैं। तो ऐसी मुहिम है जिससे यूथ जुड़ेगा, और यूथ जुड़ना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूँ, पिछले साल हमने पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की, और हम लोग 5 लोग थे जिन्होंने सोचा कि हम 100 पेड़ लगाएंगे। बारिश का मौसम है, तो अगस्त का ही महीना था, यही दिन थे, हमने सोचा 100 पेड़ लगाएंगे। बट आप लोग जान के आश्चर्य होगा, हमारे को इतना सहयोग मिला लोगों से कि हमने 1500 पेड़ केवल 1 हफ्ते में लगाए, और 1500 पेड़ सारे मेडिसिनल पेड़। हम लोग कॉलेजेस में गए, स्कूल्स में गए, हर जगह के युवा ने उत्साह से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमें मदद की। तो सरकार से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यही मुहिम करना चाहूँगा कि यूथ को जोड़ने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर यूथ आके अपना आइडिया प्रेजेंट कर सके, आई थिंक वो नीड ऑफ एन आवर है। मानिक जी, चलते चलते एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो चुनौती विद इन द इंडिया नज़र आती है कि कहीं ना कहीं डिवाइड एक नज़र आता है। क्या उस डिवाइड को आज 15 अगस्त या फिर आज़ादी के समृद्ध महोत्सव में उसको दूर करने की आवश्यकता और चैलेंज से, ताकि एक यूनाइटेड इंडिया का फेस सामने आए? देखिए, अगर किसी कंट्री को भी ग्रो करना है तो जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप डिवाइड की बात कर रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम चलती रहेंगी तो एज अ कंट्री हम कभी ग्रो नहीं करेंगे। वेरी ट्रू। और मतलब जैसा अब हम ग्रो कर रहे हैं,
चैलेंजेस तो काफ़ी आएंगे। तो जैसा ऋत्विक जी ने बताया कि हमें ना एक यूथ कनेक्ट की ज़रूरत है। बेसिकली डिवाइड कहाँ पे आता है, जहाँ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो। अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर चैनल से प्रॉपरली इन्फॉर्म, सब लोग इन्फॉर्म्ड हों और आपस में मिल रहे हों, तो वो गैप, जहाँ जहाँ वो गैप ख़त्म होते जाएंगे, वहाँ जो एक डिवाइड की धारणा है वो ख़त्म होती जाती है। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे भी हिसाब से आज की डेट में कि जो यूथ है, स्टार्टअप्स हैं या विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ प्राइवेट जो बड़े कॉर्पोरेट्स भी हैं, वो लोग भी इन्वॉल्व करते हैं इन लोगों को CSR फंड्स के थ्रू या डिफरेंट मीन्स के थ्रू डिफरेंट काम करने के लिए रूरल एरियाज़ में या कोई अर्बन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। सो एक जो आपस में मिलके डिस्कशन या इंक्लूसिव डायलॉग होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो अगर हम तभी दुनिया का सबसे अच्छा देश बन पाएंगे कि पहले हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी तो हम आगे जा पाएंगे, वरना वही होगा कि हम इंटरनल प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे और ग्रोथ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक लगता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। गौरव जी, चलते चलते कहीं ना कहीं एक डिस्पैरिटी कनेक्ट भारतवर्ष में नज़र आता है, क्योंकि वोट धर्म जाति के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है और वही एक बहुत बड़ी चुनौती कि आज भारतवर्ष में नहीं। जहाँ पर आप डिस्पैरिटी की बात करो, मुझे पता नहीं, मुझे कहते हुए परहेज नहीं होगा, मुझे तो दिखता नहीं है। जिस तरीके से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा एक ग्रोथ से आगे निकल रहा है, तो ये सब चीज़ें बड़ी, मतलब ये वही लोग करेंगे या वही लोग ऑपोजिशन वाले सामने आएंगे जो लोग इंडिया की ग्रोथ को इस समय अपना पॉलिटिकल गेल लेना चाहते हैं, और वही एक धारणा एक तरीके से फैलाएंगे। जो तस्वीर इस वक्त वेस्ट बंगाल और केरला में जो तस्वीर है, कहीं ना कहीं वो चुनौती भारतवर्ष के लिए नहीं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब हम वेस्ट बंगाल और आज हरियाणा में जो सब कुछ हुआ देखा ही, पर ना आप इसके कभी रूट कॉज पे जाना, और मुझे नहीं लगता कि आज मुझे ये बात करनी चाहिए इस पर। चुनौती का तो जिक्र हम कुछ और मिलेगा आपको। आज बात करनी है तो बात करो ना। आज सेमीकंडक्टर की बात करते हैं ना, बढ़ता भारत आगे बढ़ रहा है। आज आप सबसे बड़ी मुबारकबाद आज मैं देना चाहूंगा, जो कि मैं भूल गया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी रिसेंट अनाउंसमेंट की, इंडिया के तमाम कुछ कॉलेज आइडेंटिफाई करे जा रहे हैं। आज क्रिटिकल टेक का टाइम है, वहाँ पर सेमीकंडक्टर के कोर्सेज होने जा रहे हैं। आज देखिए गुजरात में, और अगर आप बात करते हैं बेंगलोर में, आने वाला टाइम मैं बार बार बोलता हूँ, 2021 का जब हम एक समय देखते थे, 21वीं शताब्दी, वो ऑयल की लड़ाई थी। आज जो लड़ाई है वो एक क्रिटिकल टेक की लड़ाई है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। बात करनी है, आप उस विषय पे बात करो। अननेसेसरी आज मैं मीडिया को भी आज इसमें निशाने पर लूंगा, जो कि ये जो ऐसी घटनाएं दिखाते हैं। आज मुझे लगता है कि आज आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम सबका ड्रीम है कि भारत सोने की चिड़िया था, और वो एक हिस्ट्री अब रिपीट होने जा रही है। उस संदर्भ में बात करो। आज अगर आज 15 अगस्त की बात हो रही है कि किस तरीके हम पूरे विश्व को सबसे आगे लेके जा रहे हैं, उस बारे में बात हो। अगर फिर भी कहीं वही है ना, मानसिकता है लोगों की, अपने पॉलिटिकल गेन्स, जिनको चेंज दिख नहीं रही, क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतवर्ष लगातार तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पर गामज़न है, दिशा और दशा बिल्कुल सही है, और आज हर भारतवासी गर्व से इस 15 अगस्त को मनाएगा। लेकिन चुनौती हम सबके सामने है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके एक युवा देश देशवासियों की आशा को आगे लेकर भारत को विश्व गुरु बनाने से या बनने से अब कोई रोक नहीं पाएगा, और आने वाले समय भारत के लिए एक स्वर्णिम काल रहेगा, ये हम अब आशा करते हैं। मानिक बत्रा जी, गौरव गुप्ता जी, रुचि जी और ऋत्विक जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।